एक वाक्य में पूरा निचोड़ है। बाकी हमारा 82% में भी बंटवारा, ये 82% हिंदू बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसमें बंटवारा, और कुछ लोग इसको ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं। ये 24 का ब्रह्मास्त्र है। देश नहीं झुकने देंगे कि दर्शक समझेंगे ये ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्म अस्त्र है। ब्रह्म अस्त्र है, ब्रह्म फैलाने वाला अस्त्र है। बाकी हमारा 82 में बंटवारा। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक जो हमारी व्यवस्था है उस पर डिपेंड करेगा कि हम इस डेटा को कैसे सदुपयोग करें और कैसे लार्जर एंड तक हम पहुंचाएं। ओबीसी की बात करने वाले अपनी राजनीति को परिवार से आगे निकालेंगे क्या? जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। ये आधा अधूरा है। अभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उसका तो रिपोर्ट ही नहीं आया। नीतीश जी की राजनीति सिर्फ जाति पर आधारित रही है। धीरे धीरे जातियों का विश्वास इनसे हटने लगा है, इसलिए फिर से वो एक समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, बिहार के लोगों को आपस में बांटने के लिए उन्होंने इस तरह की राजनीति की है। एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, और इसलिए है कि आधी आबादी, लगभग आधी आबादी 52% मंडल कमीशन को अगर माना जाए तो उस आबादी के विषय में चिंताएं लगभग 6-7 दशक से चल रही थी। नीतीश कुमार जी भी जन जागरण के लिए जाएंगे कि सभी राज्यों में जातिगत जनगणना हो, और इंडिया हमारे गठबंधन की जब अगली बैठक होगी उसमें भी हम ये प्रस्ताव पास करेंगे कि हमारे चुनाव का एक मुद्दा जातिगत जनगणना में होगा। तो सरकार आई तो फिर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। अभी चलेगा कुछ टाइम ये जाति 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 नहीं जाति, जाति की दीवार गिरती ही नहीं है। अब ये चले, अभी आप थोड़े टाइम पहले सुन रहे थे ना, सनातन, हिंदू, हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातनी, अब उसी की काटे ये जाति जाति, तोड़ दो हिंदुओं को। समझाता हूं आपको कुछ। आज क्या है, आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, आप सभी जानते हैं 2 अक्टूबर है भाई। 2 अक्टूबर 1869 को आज ही के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को वैसे तो हम उस नायक के तौर पर जानते हैं, बापू, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी, जिनके जीवन भर मतलब जिन्होंने, गांधी जी जिस कुरीति को मिटाने की सबसे ज्यादा कोशिश करते रहे ना, वो थी जाति व्यवस्था। महात्मा गांधी जाति आधारित हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थे। और आज बापू की बात करना जरूरी, क्योंकि आज गांधी जयंती है। वो जाति आधारित आरक्षण के भी खिलाफ थे बापू, महात्मा गांधी। यहां तक कि 1932 में जब अंग्रेजों ने, सुनिएगा जो बता रहा हूं, 1932 में जब अंग्रेजों ने जाति के आधार पर भारत में चुनाव कराने के लिए, जी हां ये बहुत दिलचस्प है, अंग्रेजों ने भारत में चुनाव कराने के लिए, जाति के आधार पर चुनाव कराने के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी ना हो। कम्युनल अवार्ड, तो गांधी जी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये जाति वगैरह नहीं। अच्छा, कम्युनल अवार्ड के तहत क्या होता था कि एक तो भारत के अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। जाति, वो अंग्रेजों भी तो देश को तोड़ना चाहते थे ना, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग जाति के हिसाब से निर्धारित किए थे। दूसरा, दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दिया गया जाति के हिसाब से। 1 वोट से वो अपने ही समाज के प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते थे, दूसरे से सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। ये कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों ने शुरू किया था। गांधी जी इसके खिलाफ थे। जाति आधारित व्यवस्था, जाति आधारित जातिवाद, गांधी जी बहुत खिलाफ थे। अंग्रेजों का इरादा इस व्यवस्था के तहत भारत के लोगों के बीच में फूट डालकर राज करना था। उस समय कांग्रेस को भी डर था कि इससे भारत का हिंदू समाज बट जाएगा। लेकिन सोचिए, आज वही कांग्रेस और कथित गांधीवादी पार्टियां गांधी जी के विचार
जातिवाद के खिलाफ, ताउम्र वो जातिवाद से लड़े। और आज कुछ कथित गांधीवादी पार्टियां, कांग्रेस और इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां गांधी जयंती के मौके पर बिहार में जारी की गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। इससे बड़ा मतलब इससे बड़ी विडंबना हो सकती है? मतलब ऐसा है जैसे ना आज सुबह जिन तमाम नेताओं ने हिंदुओं को एक रखने की लड़ाई और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गांधी जी के चरणों में फूल चढ़ाए, और दोपहर होते होते वही नेता कथित तौर पर समाज को बांटने वाली रिपोर्ट से आई बिहार में जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मोटे मोटे आंकड़े पर आप जान लीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि जिस जातीय जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति के तहत की थी ना, ये इसकी जाति, ये इसकी जाति, ये भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन ठीक है उनकी वही सोच है जो अंग्रेजों ने शुरू किया था ना, बांटो राज करो, जिसे आजादी के बाद देश के संविधान निर्माताओं ने यह कहकर नकार दिया था कि ये तो विभाजनकारी है, ये तो देश बट जाएगा, टुकड़े टुकड़े वाली चीज है। वो जातीय जनगणना के जिन कैसे एक बार फिर से बाहर आ गया है, और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियों की असली मंशा क्या है, एजेंडा क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक बिहार की कुल 13 करोड़ जनसंख्या में से ओबीसी 27%, ओबीसी पिछड़ा 27%, अति पिछड़ा 36%, अनुसूचित जाति 19 है, बाकी आप देख रहे हैं अनुसूचित जनजाति 1.6%, अगड़ी जातियां 15.5% है, मुस्लिम जो हैं वो 17.7%, बिहार में लगभग 18% मुसलमान है। ठीक, अब बिहार की जनसंख्या में जो 82% हिंदू हैं, 17.7% मुसलमान, बाकी हिंदू 82% हिंदू, वो कैसे, मतलब अब हिंदू तो है ही नहीं ना, तो वो है कोई ठाकुर है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण, अब तो हिंदू कहाँ है, तो 82% तो कहने को है, मतलब वो कैसे अनेक जातियों में बटे हुए हैं ना, उससे संबंधित ग्राफिक्स भी स्क्रीन पर लगातार हम चलाते रहेंगे, वो आप देख सकते हैं। देखिए क्या है, बिहार में जातियों के नंबर्स आपने दिन भर देखे होंगे, इसलिए हम अलग अलग जातियों की जनसंख्या के बारे की हिस्सेदारी आपको नहीं अलग से देंगे। हम आपको बस ये बता देते हैं कि देखिए बिहार की जनसंख्या में जो 10 करोड़ 60 लाख हिंदू हैं, कितने हैं? 13 करोड़ में से 10 करोड़ 60 लाख, वो कैसे एक नहीं, दो नहीं, वो तो बटे हुए हैं, 180 से ज्यादा जातियों में बटे हुए हैं, हिंदू तो है ही नहीं, अब हिंदू कहां है बिहार? इस बंटवारे के सहारे कैसे इंडी अलायंस के अलग अलग नेता 24 में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश में लगे हुए, ये अंदर भी लड़ाई चल रही है राहुल नीतीश की भी, वो आपको बताऊंगा। और यही बहाना है, जातीय जनगणना बहाना है, प्रधानमंत्री असल बनाना है अपना। बिहार में जातीय जनगणना के जो नतीजे आए हैं उसमें देश में एक ऐसी शुरुआत कर दी है जो चुनावी मुद्दे के तौर पर भले ही एक मास्टर स्ट्रोक लगे, ब्रह्मास्त्र, मतलब 2024 को जीतने का ब्रह्मास्त्र लगे, लेकिन असल में ये एक ऐसा ब्रह्म अस्त्र है, आपको गुमराह करने वाला ब्रह्म अस्त्र, आपको बांटने वाला, आपके टुकड़े टुकड़े करने वाला, समाज को तोड़ने वाला, जो देश के 100 करोड़ हिंदुओं को उसी तरह से बांट सकता है। सुनिए, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का, हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं देंगे। ये रिपोर्ट कार्ड हम देंगे आज आपको। ये 63% के लिए इन लोगों ने क्या किया, बड़ा ओबीसी पिछड़ा, दलित पिछड़ा बहुत चल रहा है ना सुबह से, आपको बताएंगे पूरा, इनकी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए आज हम।
लेकिन जिस तरह से बांटने की कोशिश 1881 से 1931 तक अंग्रेजों ने की थी ना, भारत में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1941 में हुई थी। इतिहास समझ लीजिए, 1941 में आखिरी बार कास्ट सेंस, जातिगत जनगणना। लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। और अगर इस भ्रम अस्त्र में समाज को बांटने की खतरनाक क्षमता नहीं होती तो शायद भारत के संविधान निर्माता और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर मौलाना आजाद जैसे नेता जातिगत या जातीय जनगणना की मांग को खारिज नहीं करते। 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई थी। इसमें जातिगत जनगणना नहीं की गई, सिर्फ SC ST में शामिल लोगों की गिनती हुई, क्योंकि क्या था, उन्हें तो आरक्षण देना संवैधानिक दायित्व बाध्यता थी। और अब 82 वर्षों के बाद जातिगत जनगणना का यह जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आया। बहुत समझिएगा एक एक शब्द को। 1931 में जब आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए गए थे ना, तब अंग्रेजों ने पाया कि भारत में 52% लोग हैं, 52% ऐसे हैं जो पिछड़ी जातियों से तो हैं, लेकिन ना तो वो अनुसूचित जातियों में आते हैं और ना ही अनुसूचित जनजातियों में। यानी कि ये बात हमेशा से स्पष्ट है कि भारत की कुल जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी आधी से थोड़ा ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा है, 52% के आसपास आप कह सकते हैं। बिहार की जातीय जनगणना से जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी यही बात स्पष्ट करते हैं। अगर अपर और लोअर ओबीसी जातियों को मिला लिया जाए तो बिहार में इनकी संख्या 55 से 56% के पास बैठती है। और अगर ओबीसी के साथ अति पिछड़ी जातियों को भी जोड़ दिया जाए तो ये हो जाते हैं कितने, 63%, 63%, 63। अब देखिए, बिहार में करीब करीब 15-16 साल लालू प्रसाद यादव, मैं कह रहा हूं ना, पूरी रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। देखिए बिहार, अब ये बहुत चल रहा है, मतलब ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उनकी चिंता हो रही है ना। आपने क्या किया इतने साल, क्या किया, मैं आपको बताता हूं। बिहार में करीब करीब 15-16 साल लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे। करीब 16-17 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। यानी कि पिछले 32-33 सालों से लालू और नीतीश उन्हीं का शासन रहा है। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि इन्होंने क्या किया इतने साल इस 63% के लिए, है ना, क्या किया। आज भी दोनों ही पार्टियों मिलकर बिहार चला रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, बिहार के जो है तेजस्वी यादव, वो भी वहां पर है। लेकिन इन 33 वर्षों में इन 63% ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को क्या मिला। मतलब आरक्षण नहीं मिलेगा या कास्ट सेंसस नहीं होगा तब तक इनका भला नहीं हो सकता, कोई इनका उत्थान नहीं हो सकता। क्या हुआ, इसी साल जुलाई में केंद्र सरकार ने संसद में एक आंकड़ा पेश किया जिसके मुताबिक पूरे देश के मुकाबले बिहार में जनसंख्या के अनुपात में सबसे कम लोगों के पास रोजगार है। बिहार में जनसंख्या के मुकाबले सिर्फ 25.5% लोगों के पास रोजगार है। उसकी चिंता नहीं है, जातिगत आंकड़ों की चिंता है। ये आंकड़े 2020 से 2022 के बीच के थे। 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी के मामले में बिहार के 50% लोग गरीब हैं। ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। इसमें होंगे ना भाई SC ST OBC भी होंगे, पिछड़ा भी होंगे। क्या किया आपने इतने साल। प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में तो बिहार पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है, जहां प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ 46,000 रुपए है। 2019 तक के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर की उपलब्धता थी। एक 8,645 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड उपलब्ध था। ठीक है, आप तो जाति जाति खेलिए, समाज को बांटिए, असली आंकड़े तो आपको देखने नहीं है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आज भी 40 लाख पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक 2001 से 11 के बीच बिहार के 90 लाख से ज्यादा लोग कामकाज की तलाश में बिहार छोड़कर अन्य राज्यों में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा आप देखते भी हैं। ये लोग कौन हैं, इनमें से बहुत सारों से आपकी भी मुलाकात होगी। चाहे आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, बिहार से कोई व्यक्ति आपके यहाँ मजदूरी करता हुआ मिल जाएगा। कोई दूध की सप्लाई करता हुआ, कोई घरों में साफ सफाई का काम करता हुआ, कोई ट्रेलर का काम करता हुआ, तो कोई दैनिक मजदूरी करता हुआ। कुछ अच्छे पदों पर भी बहुत लोग, बिहार के लोग बहुत अच्छे पदों पर भी पहुंचे, लेकिन बिहार के बाहर गए। अगर बिहार के 63% लोग ओबीसी, 63% ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों से आते हैं, तो इसका मतलब लब्बोलुआब यह हुआ कि बिहार में जो मतलब 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। आबादी 13 करोड़ है, 13 करोड़, और अगर उसका हम 63% देख ले तो मतलब 6.5 करोड़ के आसपास लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। उनमें से लगभग
उसका अगर 63% मैं निकालूं, 4,95,00,000 इन्हीं जातियों में है। 4,95,00,000। बिहार के जो 40 लाख युवा बेरोजगार हैं, उनमें से 25 लाख, उसका 63%, 25 लाख लोग इन्हीं पिछड़ी जातियों से है। तो इनको क्या रोजगार दिया आपने? जो लोग इलाज के अभाव में बिहार के अस्पतालों में दम तोड़ देते हैं, उनमें से भी अधिकांश इसी वर्ग से आते हैं। तो फिर आज तक पिछले 33 वर्षों में लालू और नीतीश के शासन में इन लोगों का दर्द कम क्यों नहीं हुआ? कास्ट सेंसस से क्या इनका उत्थान हो जाएगा, या आप इनके उत्थान के लिए कास्ट सेंसस का वेट कर रहे थे? बिहार के लोगों की स्थिति आज भी इतनी बदतर क्यों है? 33 सालों से आप लोग हैं, लालू, राबड़ी जी, नीतीश कुमार, बिहार आज भी देश के गिने चुने बीमारू राज्यों में से मतलब सबसे ऊपर क्यों है? जातिगत जनगणना के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, मोटा मोटी तो आंकड़े बिहार की राजनीति में पहले भी दोहराए जाते रहे। तो फिर बिहार के नेताओं ने इन करोड़ों लोगों का उद्धार करने के लिए जातीय जनगणना का इंतजार क्यों किया? और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या? वो ये कि अब भी सिर्फ जातियों की गिनती की गई है, सामाजिक और आर्थिक आधार पर कौन कहां है उसके आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। अब आर्थिक स्थिति के हिसाब से बिहार में कौन सी जाति के लोग कहां, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक स्थिति के तौर पर कौन कहां है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो 7 साल 130 दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 7 साल 130 दिन। जब वो चारा घोटाला मामले में फंसे तो उनकी धर्मपत्नी जी राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। वो करीब 7.5 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आज उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हें इस पद पर साल भर से ज्यादा हो चुका है। अब आप सोचिए ना, एक ही परिवार पिछले 16 सालों से मतलब बिहार की सत्ता पर काबिज है। पति ने पद छोड़ा तो पत्नी मुख्यमंत्री बन गई, पति पत्नी ने फिर बेटे को आगे बढ़ाया। जातिवाद से ज्यादा परिवारवाद टेंशन है। तो फिर उन जातियों का क्या हुआ जिनके हितों की बात ये सारे नेता कर रहे थे? आप तो परिवार को आगे बढ़ाए जा रहे थे। अब तो परिवार को आगे, पद देने की बात आएगी तो परिवारवाद, वोट की बात आएगी तो जातिवाद। उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनने का मौका क्यों नहीं मिला? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, अब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। ये क्यों नहीं कहा गया कि जो यादव काबिल हो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे? नहीं, परिवारवाद होगा। क्यों लालू प्रसाद यादव की पत्नी जो है राबड़ी देवी वही मुख्यमंत्री होंगी? यानी जब अपनी बारी आए तो परिवारवाद, और जब वोट लेने की बात आए तो जातिवाद। अब आपको नेहरू द्वारा देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई एक चिट्ठी का एक अंश पढ़कर मैं सुनाता हूं। यह लेटर जो है उन्होंने 27 जून 1961 को लिखा था। इसमें भी लगते हैं अगर हम आरक्षण के साथ जाएंगे तो जो प्रतिभाशाली हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि इफ वी गो इन फॉर रिजर्वेशंस ऑन कम्युनल एंड कास्ट बेसिस, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, भाई अमन चोपड़ा नहीं कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कास्ट सेंसस को लेकर। इफ वी गो इन रिजर्वेशन ऑन कम्युनल एंड कास्ट बेसिस, वी स्वैप द ब्राइट एंड एबल पीपल एंड रिमेन सेकंड रेट और थर्ड रेट। I am grieved to learn of how far this business of reservation has gone based on communal considerations. Communal considerations. It has amazed me to learn that even promotions are based sometimes on communal and or caste considerations. This way lies not only folly but disaster. यानी कि how are we going to build our public sector or indeed any sector with second rate people? मतलब हमको प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। प्रतिभा को मौका देना चाहिए। हमें दूसरे और तीसरे दर्जे का देश बनकर हम रह जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये किसने कहा? अमन ने नहीं कहा, किसी और ने नहीं कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा था उसका जिक्र है। और अब कास्ट सेंसस को जितना बूस्ट किया जा रहा है उसको लेकर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था।